बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 10 बजे रात पूरी दिन की बात। इस एक बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट हम देते हैं। रायसेन के बेगमगंज पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल चोर अपनी प्रेमिका को घुमाने के लिए गाड़ी चुराता था और फिर उसके बाद प्रेमिका को घुमाता था। बाद में उस गाड़ी को बेच भी देता था। गाड़ी बेचकर आरोपी प्रेमिका को उपहार देता था। यह बात भी सामने आई कि आरोपी अलग अलग प्रेमिकाओं के लिए अलग अलग बाइक चुराया करता था। आरोपियों के पास से 2 बाइक जब्त की गई है। आरोपी 100 से ज्यादा गाड़ी अब तक चुरा चुका है। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थाने में 14 मामले भी दर्ज हैं। हटा के फतेहपुर में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हुए लूट का खुलासा हो गया है। ऑफिस का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 42 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों में रोहित विश्वकर्मा, दुर्गेश पटेल, दिवल काची शामिल है, जो कल शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच नकाब पहनकर बैंक में घुसे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए खुद को घायल भी किया था। सनसनीखेज वारदात के बाद डीआईजी, एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। और जब घायल कर्मचारी से सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये लूट की घटना के संबंध में सूचना दी थी। वो ही दरअसल इसमें मुख्य आरोपी है। उसने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर ये घटना प्लान की थी, जिसमें बैंक के मैनेजर और जो बाकी कर्मचारी हैं उनके जाने के बाद इसने अपने दोस्तों को बैंक में बुलाया था। हथियारों से अपने आप को चोटिल करके ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। इधर हरदा में बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष और वार्ड 21 की पार्षद अनीता अग्रवाल के बेटे सुमित की ओर से युवक पर गोली चलाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने कहा है कि सुमित अग्रवाल ने अभिषेक गुर्जर के साथ ही 2 और लड़कों पर जानलेवा हमला किया। ये गंभीर विषय है। जिस मकान में घटना हुई वो सरकारी क्वार्टर है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने कहा कि सबसे बड़ा ये सवाल है कि आचार संहिता के दौरान सुमित के पास आखिर पिस्टल आई कहां से। घटना की जानकारी मुझे मिली है अभी, और वो रवि गौर अमीन है, जो कि जल संसाधन ये जो टिमरनी संभाग है वहाँ पे पदस्थ हैं, और वो क्वार्टर उनको पूर्व से आवंटित है। क्वार्टरों की हम एक बार पुनः दिखवाएंगे कि वो संबंधित हैं या नहीं है। पर यहाँ अनैतिक गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा चल रही हैं पहले से, उसको अब ये ओपन हो रही हैं और पकड़ा रही हैं। आपने देखा होगा तो पहले से भाजपा के संरक्षण में चल रही थी ये गतिविधियाँ, उनको अब पकड़ाना शुरू हुई है। पर पकड़ाने में भी पुलिस अभी भी सपोर्ट कर रही है। पुलिस इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं कर रही है, पूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर अपने एक बयान को लेकर घिर गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भी नगर निगम में बैठा दो तो समस्या खत्म नहीं होगी। अगर सारी समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम रहेगा क्यों। उनके इस बयान के बाद अब भाजपा जमकर हमला बोल रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू ने कहा है कि महापौर से नगर निगम संभल ही नहीं रहा है तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जनप्रतिनिधि के लिए ऐसा बयान दुर्भाग्यजनक है। इसी से पता चलता है कि 5 सालों तक जनता के साथ कैसा अन्याय किया गया। मंत्री रामविचार नेताम ने भी महापौर पर हमला बोला और कहा कि उनके जाने का टाइम आ गया है। चला चली की बेला अच्छे से निपट जाए तो अच्छा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षदों ने भी महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है, और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनके बारे में क्या बोलना, बहुत सारे लोगों ने बोल चुका है। अब उनका जाते जवाते का टाइम है, चला चली के बेला है, तो अच्छे से निपट जाए। अच्छे छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यूं तो चर्चा चुनावी समर को लेकर होनी थी, लेकिन चर्चा के केंद्र में निकाय चुनाव का सिस्टम है। आखिर निकाय चुनाव के सिस्टम को लेकर क्यों बहस छिड़ी है और क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए इस रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद से शहर सरकार का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता रहा है, यानी मतदाता महापौर और पार्षद दोनों का चुनाव करते रहे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2019 में प्रक्रिया में बदलाव किया गया। जनता पार्षद महापौरों और अध्यक्षों का चुनाव करने लगी। तब बीजेपी ने इस सिस्टम का जमकर विरोध किया। आरोप था कि कांग्रेस सरकार ने जनता से एक वोट का अधिकार छीन लिया है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में हालात बदले हैं। सत्ता की कमान बीजेपी के पास है, कांग्रेस विपक्ष में है। लेकिन शहर सरकार चुनने के सिस्टम को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। बीजेपी के भीतर खाने में इस बात की चर्चा है कि सिस्टम बदला जाए या नहीं। दरअसल सियासी रणनीतिकारों का मानना है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाले चुनावों में सभी निगमों में सत्ता पक्ष की जीत की गुंजाइश अधिक होती है, जबकि कई बार प्रत्यक्ष चुनाव में प्रत्याशी के चेहरे के आधार पर हार का भी सामना करना पड़ता है। यही नहीं, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाले चुनाव में मेयर बनने के लिए बड़ी संख्या में नेता पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। इस तरह पार्टी के 2,500 से 3,000 नेताओं को अवसर भी मिल जाता है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का कहना है कि अभी इस बारे में चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम दोनों सिस्टम से चुनाव के लिए तैयार हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज वर्तमान सिस्टम की पैरवी जरूर करते हैं, लेकिन दोनों ही तरीकों से चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। इसे लेकर अभी कोई बातचीत प्रारंभ नहीं हुई है और बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद इस पर निर्णय करेंगे। सभी एंगल पर विचार करके इस पर निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस 5 महीने में बुरी तरह से असफल हो चुकी है। हम लोग तो नगरीय निकाय के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है। सरकार की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से फिर हमारे ज़्यादा पार्षद जीत के आएंगे और नगर पंचायत पालिका से लेकर नगर निगम तक हम छत्तीसगढ़ में कोशिश करेंगे कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीत कर आए। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगमों, 48 नगर पालिकाओं और 122 नगर पंचायतों में अगले 2 साल के भीतर चुनाव होना है। इनमें से 10 निगमों में इस साल के अंत में ही चुनाव होगा। यही वजह है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों ने जहां तैयारी शुरू कर दी है, वहीं चुनाव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिस्टम को लेकर उच्च स्तरीय मंत्रणा भी शुरू हो गई है। नजर प्रत्यक्ष चुनाव की पैरवी करती रही भाजपा की सरकार पर है कि सत्ता में आने के बाद अब वो क्या फैसला लेती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वो 75 साल की थी और पिछले 2 महीने से बीमार थी। इस कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। आज सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह निधन हो गया। माधवी राजे ने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत काफी दिनों से बेहद नाजुक थी। उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। राजमाता के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह को दिल्ली में रखा गया, जिससे देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। माधवी राजे सिंधिया का जन्म नेपाल के शाही परिवार में हुआ था। उनके दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राज्यलक्ष्मी देवी था। 1966 में उनका विवाह ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के राजकुमार माधवराव सिंधिया के साथ हुआ। मराठी परंपरा के मुताबिक शादी के बाद उनका नाम बदल गया और उनका नया नाम माधवी राजे सिंधिया हो गया। माधवी राजे के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को यूपी के मैनपुरी के पास एक विमान हादसे में निधन हो गया था। पहले उन्हें महारानी कहा जाता था, लेकिन माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उन्हें राजमाता कहा जाने लगा। ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन की खबर के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में शोक की लहर है। बहुत बड़ा शोक है ये, एक राजघराने की राजमाता का देहावसान हुआ है, तो हम सब लोगों की तो बहुत ही बड़ा दुख है। जो 11 बजे सुबह उनकी बॉडी आ जाएगी और शाम को 5 बजे फिर सब लोग। मेरा तो बड़ा पारिवारिक उनसे नाता रहा है और वो मुझे बहुत स्नेह करती थी और सभी उनके सामाजिक कार्यों में जहाँ पर भी चाहे वो चुनाव प्रचार हो तो अधिकांश में उनके साथ रहता था। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए नहीं, पूरा हम सब के लिए बड़ी दुखद घटना है कि ममतामयी राजमाता हमारे बीच नहीं रही। दुखद है और उनका
कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया और राजमाता साहब के आशीर्वाद से मुझे राजनीति में काम करने का सौभाग्य मिला। कई अवसरों पर उनका आशीर्वाद मिला। राजमाता जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सहित संपूर्ण परिवार को और उनके सभी अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार गुरुवार को ग्वालियर में है। सुबह 10:45 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव देह लाया जाएगा। इसके बाद 11:45 पर रानी महल में पार्थिव देह पहुंचेगा, जहां 12:30 से 2:30 बजे तक रानी महल में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 2:30 बजे से 3 बजे की अंतिम यात्रा की तैयारियां होगी और इसके बाद 3:30 बजे सिंधिया परिवार की छतरी के लिए रवाना होगी। शाम 4 से 5 बजे के बीच राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से मिल रही है। ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहे थे और अकाउंट खुलवाते थे। सट्टे के पैसे के लेन देन के लिए उन अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों ने लगभग 150 अकाउंट खुलवाए थे। गंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए इन 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने करीब 150 अकाउंट खुलवाए हैं। फर्जी बैंक अकाउंट थे ये। सट्टे के पैसे का जो इस्तेमाल किया जाता था वो इन अकाउंट के जरिए ही होता था। भोशाला के सर्वे के 55वें दिन हिंदू पक्षकार ने खुदाई के खंभों में अवशेष और इन खंभे पर भगवान कृष्ण, भगवान राम, परशुराम, भोलेनाथ की आकृति दिखने का दावा किया है। बता दें कि हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश के बाद धार के भोशाला में 22 मार्च से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम लगातार सर्वे कर रही है। बुधवार को सर्वे का 55वां दिन था और भोशाला के बाहर सर्वे का काम किया गया। हिंदू पक्षकार ने दावा किया है कि बुधवार को खुदाई के दौरान पिछले हिस्से में खंभों के 2 अवशेष मिले हैं, जिसकी क्लीनिंग और ब्रशिंग करने के बाद हिंदू देवी देवताओं की आकृति स्पष्ट तौर पर देखी गई। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने बताया कि स्मारक के अंदर बाहर क्लीनिंग ब्रशिंग हुई है। पश्चिम क्षेत्र में खुदाई हुई, जहां गड्ढा खोदा जा रहा है, जहां पर दीवार निकली है वहां खुदाई की गई। कुछ पिलर्स की नंबरिंग भी की गई है। जो अवशेष निकले उनकी भी नंबरिंग की गई। आज खुदाई के दौरान 2 पिलर्स के अवशेष मिले। दक्षिण दिशा में भी उत्तर दिशा में दोनों तरफ एक एक पत्थर, मतलब खंबे के पत्थर जो है वह निकले, जिसमें कई आकृतियाँ बनी हुई है। जो पुरातत्व विभाग ने उनको अपने संरक्षण में लिया है। सारे चिन्ह बने हुए जो अपने हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं। वो मोल्डिंग के पत्थर बड़े बड़े निकले हैं जो जिस तरह के पिलरों में डिजाइन है उस डिजाइन की पीछे खुदाई में से उत्तर क्षेत्र में। कवर्धा में नहर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में देखिए कि ऐसे अधिकारी बिना कोई टेंडर निकाले करोड़ों रुपए की गड़बड़ी करने के फिराक में थे। कवर्धा के बकेला से क्रांति जलाशय फीडर कैनाल नहर विस्तारीकरण में भ्रष्टाचारी करने का बड़ा मामला सामने आया है। जहां ओपन नहर नाली का निर्माण किया जाना था, वहां विभाग ने बिना टेंडर के करीब 7 करोड़ रुपए का पाइपलाइन खरीदी कर करोड़ों की राशि का बंदरबाट कर दिया। अब किसान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि पाइपलाइन से विस्तार करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। किसानों का कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। पाइप बिछाई जा रहे हैं 610 मीटर में बकेला डायवर्सन के मुहाने में, वो हमको पाइपलाइन नहीं चाहिए और यदि पाइपलाइन डलता है तो हम पूरे किसान और किसान संघ आंदोलन के लिए आतुर होंगे। पहले सर्वे हुआ था और उसके माध्यम से 26 गांव के लगभग 10 से 12 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई और सभी गांवों को निस्तारी के लिए पानी मिलना था। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है उसमें जो पाइप का प्रावधान किया गया है उससे इतना पानी उसमें नहीं जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पाइप ना डाला जाए और ओपन कैनाल बनाया जाए और सभी 26 गाँवों को पानी दिया जाए। किसानों की मांग पर 43 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत की गई थी। काम शुरू होने से पहले ही अधिकारियों ने जुलाई 2023-24 में दोबारा प्राइवेट एजेंसी से मिलीभगत कर नए सर्वे कराया और करोड़ों रुपए की बंदरबाट की।
भ्रष्टाचार के इस खेल में पंडरिया के पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि विभाग के अधिकारियों ने भी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर घोटाला सामने आया तो उल्टा लटका देंगे। नहीं, यह जो है ना, इसकी तकनीकी स्वीकृति पूर्व में हो चुकी थी और उसके अनुसार उच्च कार्यालय के अनुमति के अनुसार ही मतलब कार्रवाई की गई है। क्रांति जलाशय का जो विस्तार है, विभाग ने अपनी मनमानी के तहत पूरे प्रोजेक्ट के सिस्टम को ही बदल दिया। खुले नाली का प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बना के मनमानी करके अपने रिश्तेदारियों को आचार संहिता के रहते हुए भी बिना टेंडर के मनमानी का जो काम कर रहे हैं। केला डाइवर्सन के लिए किसान संघ के कुछ साथी कल मुझे मिले थे, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। एक पक्ष की बात सुनी, एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या है। घोटाले जैसी चीज होगी तो उल्टा लटकाया जाएगा लोग। एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित के लिए कई काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी शासन की योजनाओं पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में सृष्टि पांडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।